3, 2, 1, start. Welcome back everyone to the latest edition of our podcast TFC और हमारे साथ आज फिर से शितांशु और आदित्य शामिल हो रहे हैं। ध्रुव आज आ नहीं पाए हैं, वो मतलब थोड़े दुख में है क्योंकि वो मैन सिटी चाहते थे कि जीते, पर हमारे असली मैन सिटी फैन यहाँ हैं, आज थोड़े गम में लग रहे हैं। कल रात को रो रहे थे, पूरी रात सो नहीं पाए ढंग से। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. इसी गम में क्या पता कुछ पी भी रहे हो। और ये यहाँ पे रियल मैड्रिड फैन इनके हिसाब से हमारे मैन सिटी भी जीतने वाले थे, मेरे हिसाब से भी जीतने वाले थे, बट मैं काफी खुश हूँ एज ए न्यूट्रल। आदित्य भी काफी खुश है कल रात के मैच को देख के। आदित्य, आपको कल रात के मैच को देख के कैसा लगा? बहुत मजा आया। प्रिडिक्शन से पहले भी मैंने शायद बोला था कि आई रियली वांट चेल्सी टू विन, लेकिन मैनचेस्टर सिटी नहीं जीत पाया, ये देख के बहुत खुशी हुई। पेप गार्डियोला हमने देखा ही था, हमने बात की हुई थी ओवर थिंकिंग की, और उन्होंने कल किया ओवर थिंक, और देख के बहुत मजा आया। और शितांशु से मैं लास्ट में पूछने जाता था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये ज्यादा बोल नहीं पाएंगे अपने गम के मारे। शितांशु, आप क्या 10 शब्द स्पेयर कर सकते हैं हमारे लिए? आपको क्या महसूस हो रहा है अभी कल के मैच के बाद? सबसे पहले तो मैंने लाइनअप देखा। लाइनअप देखते ही मुझे लगा कि भाई गए। मतलब डिफेंसिव मिडफील्डर जो सेंटर बैक को प्रोटेक्ट करता है उसी को उड़ा दिया, उसी जगह खिलाया भी तो किसको, जो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, स्टर्लिंग। उसको एक बार को जो 20 गोल मारा है, 20 असिस्ट दिया है, उसको खिला रहा है, तो चलो भाई मन चलता है। एक सेकंड रुको। यहाँ नहीं, यहाँ तो मारेज है, यहाँ तो स्टर्लिंग है। क्या कहना बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी रीस जेम्स की। हाँ आदित्य, राइट बैक और लेफ्ट बैक्स ये जो खिलाते हैं, राइट विंग बैक और राइट लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग बैक सॉरी, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनके परफॉर्मेंसेस के बारे में, जो इन्होंने मतलब कि रीसेंट मैचेस में परफॉर्मेंस दिए हैं, और फिर आज जो इन्होंने सॉलिड परफॉर्मेंस दिया एकदम पिछले परफॉर्मेंसेस के टॉप करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? चिलवेल और जेम्स दोनों की एकदम 8.5 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस थी। जेम्स शायद 9। दोनों कांस्टेंट अटैकिंग थ्रेट्स थे, विंग से बहुत परेशानी दी जिंचेंको को और वॉकर को। जेम्स के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो डिफेंसिवली जेम्स के 7 टैकल्स थे, जो मैच में सबसे ज्यादा, और मैन सिटी टीम से बस 1 टैकल कम। तो इससे हमें देखने को पता चल ही रहा है, जेम्स एकेडमी ग्रेजुएट हैं, चिलवेल इसी समर आए हैं, दोनों ने बहुत अच्छा अडेप्ट किया है सिस्टम को, टुकल के अंडर अच्छा खेले हैं। पिछले परफॉर्मेंसेस थोड़ी अनसर्टेन थी, जैसे लेस्टर के खिलाफ एफए कप फाइनल में चिलवेल उतना अच्छा नहीं खेले थे, तो चिलवेल अच्छा खेले थे, लेकिन शायद पूरा मैच खेलते तो चेल्सी और भी अच्छा खेलती। इनकंसिस्टेंट रहे हैं लेकिन जेम्स पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन कल की परफॉर्मेंस देख के और जो उन्होंने अपना गेम स्टेप अप किया, बड़ा मैच देख के बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि उनके हेयर कट ने उनको कुछ दिया मोटिवेशन? अपने ड्रेडलॉक्स हटा के आए वो, हो सकता है, एकदम खोल के आए। हेयर कट एकदम बढ़िया हेयर कट था, बढ़िया परफॉर्मेंस थी। हाँ, बढ़िया परफॉर्मेंस थी, इसका इस बात का कोई शक नहीं है। और शितांशु, क्या आप कमेंट करना चाहेंगे चेल्सी के परफॉर्मेंस पे कि चेल्सी ने कैसा खेला कल? काफी अच्छा परफॉर्मेंस था चेल्सी का। इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय थॉमस टुखेल। काफी मतलब इम्प्रेस्ड हैं पूरे सीजन के आधा ही सीजन खेले ही हैं, और मतलब काफी इन्होंने टीम को संभाला है। और कल जो परफॉर्मेंस था उसका मैं फैन हो गया, क्योंकि इनकी जो पोजीशनिंग थी प्लेयर्स की वो काफी अच्छी थी। जो प्लेयर्स के बीच में गैप नहीं मिल पा रहा था, चैनल्स को बहुत अच्छा ब्लॉक कर रहे थे। और मैं सबसे एक प्लेयर है जो मैं सबसे ज्यादा उनसे इम्प्रेस्ड हूँ इस सीजन, वो है काई हैवर्ट्स। बहुत ही इनकंसिस्टेंट थे, पर इस गेम की वजह से उन्होंने अपना हर पेनी, कितने भी 80 मिलियन में आया है, वो पूरा वर्थ प्रूफ किया है, जो कि और मैन सिटी के प्लेयर्स नहीं कर पाए। क्योंकि देखा जाए तो लाइक
जब कोई टीम लो ब्लॉक करती है तो उनके बीच में जो पॉकेट्स ऑफ स्पेस होते हैं वो ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी होता है, और इन पॉकेट्स ऑफ स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहे थे शायद केविन डी ब्रुयना और बर्नार्डो सिल्वा दूसरी तरफ। बट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से कंटेन किया इन दोनों को पूरे मैच में, इन दोनों का इन्फ्लुएंस काफी कम रहा। आई थिंक डिफेंसिवली बर्नार्डो सिल्वा मतलब काफी इंटरसेप्शंस कर रहे थे, बट अटैकिंग वाइज नो आउटपुट। केविन डी ब्रुयना मिसिंग, लेफ्ट एन एब्सोल्यूट स्टिंकर। उनके काफी फैंस इस साल मतलब कि नाराज थे कि उनको ब्रूनो फर्नांडिस के साथ कंपेयर करे जा रहे थे, बट देखा जाए तो स्टैट्स वाइज ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन फार अबव हिम, एंड अब देखा जाए तो फाइनल में भी परफॉर्म नहीं किए थे वो। कोई आप स्पेसिफिक रीजन ढूंढ सकते हैं आदित्य कि वो फाइनल में परफॉर्म क्यों नहीं करे? हमने बात की थी कल कि केविन डी ब्रुयना वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो हो सकता है सारी जो मार्किंग हो चेल्सी की सारी उनकी तरफ, और वैसा ही हुआ। केविन डी ब्रुयना को ज्यादा स्पेस दिया नहीं, उनको बॉल के साथ जो वो कमाल करते हैं वो ज्यादा स्पेस चेल्सी के मिडफील्ड और डिफेंस दोनों ही नहीं दिया। एक कटबैक डाला था उन्होंने फिल फोर्डन को 23rd मिनट के आसपास, जिसपे फोर्डन का शॉट था। उसके अलावा पूरे मैच में डी ब्रुयना ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ही थे, और वो भी शायद ऑफसाइड था फर्नांडिन्हो की तो। एब्सेंस में हाँ, ऑफसाइड नहीं था वो नहीं, जब स्टर्लिंग ने शायद डे ब्रुयना को बॉल थ्रू डाला था तब वो शायद ऑफसाइड था, ऑफसाइड फ्लैग ऊपर था। हाँ, कंटिन्यू आदित्य, आपको क्या लगता है? हमने बात की थी कल भी कि डी ब्रुयना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो शायद सारी मार्किंग उन्हीं पे हो, और वैसे ही हुआ, वैसे ही हमें देखने को मिला। चेल्सी के डिफेंस और मिडफील्ड ने ज्यादा स्पेस नहीं दिया बिल्कुल डी ब्रुयना को, जो वो बॉल के साथ उनका जो विजन है वो एग्जीक्यूट करने नहीं दिया। एक कटबैक उन्होंने डाला था फोर्डन को, जिसपे फोर्डन का शॉट था, उसके अलावा ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ही थे। और फर्नांडिन्हो के एब्सेंस में डी ब्रुयना से एक्सपेक्टेड था कि वो साइड को लीड करें, उनके पास कैप्टन आर्म बैंड था, लेकिन उनके टैलेंट्स तो हमें पता ही है, लेकिन एज ए लीडर भी वो अपना काम नहीं कर पाए, और उन्हें इंजरी की वजह से सब्स्टिट्यूट होना पड़ा। तो नॉर्मली किसी मैच में, किसी भी सिटी मैच में बहुत बड़ा ब्लो होता, लेकिन कल के मैच में जो डी ब्रुयना सब्स्टिट्यूट हुए उनकी जगह हेजुस आए, और तो हेजुस के आने से शायद गेम और बढ़ा सिटी का। तो कल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और बात की जाती थी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है डी ब्रुयना, लेकिन कल बड़े गेम में टर्न अप नहीं कर पाया। कैप्टन्स की बात, लीडर्स की बात करी जाए तो एस्पिलिक्वेटा की बात करते, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका। इतना की इंटरसेप्शन दिया था उन्होंने, लीडर की तरह वो वर्क हॉर्स एकदम इधर उधर भाग रहे थे, इंटरसेप्शंस ऑल अक्रॉस द थर्ड हाफ ऑफ देयर 1/3 ऑफ देयर ओन हाफ। और आगे भी स्प्रिंट कर रहे थे वो, पीछे भी जा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, शाउट कर रहे थे अपने टीममेट्स को, उनका लेवल रेस कर रहे थे। आपको आपको क्या लगता है कि एस्पिलिक्वेटा मतलब कि उनका उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा कल के गेम पे, शिदांशु? नहीं, काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। एस्पिलिक्वेटा को इसीलिए खिलाया गया था क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, करीब अब 10 साल हो गए उनके चेल्सी के करियर में, और मतलब काफी ही ज्यादा उन्होंने सक्सेस देखी, फिर डाउनफॉल भी देखा, फिर सक्सेस अभी देखने को मिल रही है। तो दैट शोज कि ही इज लॉयल टू द क्लब। वो ट्रॉफीज के पीछे, पैसे के पीछे नहीं भागे, वो अपने क्लब के साथ स्टिक किए। और पिछले लास्ट वाले गेम में काफी अच्छा उन्होंने डिफेंड किया। जब आपको पता है मैन सिटी कितनी डेडली है, मैन सिटी आपके ऊपर पूरा प्रेशर फाइल करेगी ही। क्रॉसेस आ रहे हैं, 1-to-1 प्ले हो रहा है, जेसूस प्रेस कर रहे हैं, काफी ज्यादा मुश्किल था चेल्सी के लिए, लेकिन किसी तरह उन्होंने बाजी मार ली और मतलब बचा लिया। आई थिंक एक फैक्टर देखा जाए तो एक फैक्टर लक का भी था कल के गेम में, क्योंकि काफी सारे सिटी के पास चांसेस थे जो लाइक मिलीमीटर से रह गए। तो क्या आपको लगता है कि लक एक बड़ा फैक्टर था कल के गेम में, या फिर सिटी डिडंट टर्न अप जो आप जैसे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आउट क्लास हो गए थे, या फिर वो लक का फैक्टर था जो सिटी के गेम को अफेक्ट किया आदित्य? वैसे तो कहा जाता है कि लक फेवर्स द ब्रेव, और चेल्सी कल काफी ब्रेव थे। हमने देखा लास्ट मिनट में मारेस का शॉट था जो बिल्कुल जस्ट क्रॉस बार के ऊपर से गया, लेकिन आई डोंट थिंक लक का इतना बड़ा रोल था। सिटी की जो टैक्टिक्स थी, वो लाइनअप देखते ही पता चल गया था कि शायद उतने अच्छी तरह से ना खेल पाए जितनी अच्छी तरह से पहले पहले खेले हैं इस सीजन।
जो उनका बेस था मिडफील्ड का, जिसके ऊपर जो उनका अटैकिंग यूनिट है पूरा वो फंक्शन करता था, वो बेस ही कल नहीं खिलाया जब ग्वार्डियोला ने। तो ये तो डोमिनेशन एक्सपेक्टेड ही था एक तरह से। तो आई डोंट थिंक लक इतना बुरा, लक का इतना बड़ा फैक्टर था। चेल्सी ने कल पूरी तरह डोमिनेट किया और बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था कल सिटी का। और अब बात करी जाए सिटी की, पेप के साथ रिलेशनशिप कितनी 5 साल की चल चुकी है शायद, और इतना 1 बिलियन स्पेंड करने के बावजूद अभी हम इस फाइनल मुकाम पे फेल कर चुके हैं वो। तो शितांशु, आपको क्या लगता है कि अब ओनर्स का रिएक्शन कैसा होगा आपके फुटबॉल क्लब पे? मतलब अब ये काफी बड़ा इफेक्ट रहेगा, या फिर जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होगा वो मतलब कि अभी भी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टुगेदरनेस रखेगा और मतलब कि उनको स्पर करेगा एक और टाइटल चार्ज के लिए, चैंपियंस लीग टाइटल चार्ज के लिए? जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज को एम करते हैं तो आप उसके पीछे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, आप अपना टाइम लगाते हैं, आप अपना सब कुछ लगाते हैं, बट फिर भी कभी कभी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसमें और आपको रिजल्ट मिलने में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पेप गार्डियोला के साथ भी यही था। इस सीजन भी जब इतना अच्छा खेला, उन्होंने पीएसजी को हराया, डॉर्टमंड को हराया, तो उनका ये फीलिंग नहीं था कि हम पिछले सीजन से खराब, ज्यादा अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम है। वो कह रहे थे कि हाँ, पिछले सीजन भी हमारी इतनी अच्छी टीम थी, बस ये था कि हम बिग मोमेंट्स को टर्न अप कर पा रहे थे, हमारे बीच में टीम क्लिक कर रही थी। बाकी बात रही ओनर्स के रिएक्शन की, तो मुझे नहीं लगता ओनर्स जो है पेप गार्डियोला को सैक करेंगे, क्योंकि पेप गार्डियोला इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फुटबॉल मैनेजमेंट करियर। अपना उनका देखें तो 30 ट्रॉफीज जीत चुके हैं करीब। और मतलब चैंपियंस लीग थोड़ा सा बैरियर है, बट आई एम श्योर वो आगे भी चैंपियंस लीग में बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं दिखता अभी कोई मैनेजर जो पेप गार्डियोला को मतलब रिप्लेस कर सके मैन सिटी पे एटलीस्ट इन 2 सालों में। तो इन 2 सालों का देखते हैं, अगर इन 2 सालों में कुछ नहीं होता है देन वी विल सी कि क्या करना चाहिए सिटी को। और दो और प्लेयर है जिनकी मैंने पिछले एपिसोड, इस पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड में बात करी थी। मेसन माउंट, जिनका क्रिएटिव इन्फ्लुएंस काफी काफी अंडररेटेड है, मैंने मेंशन किया था। और काय हैवर्ट्स मैंने बोला था की प्लेयर रहेंगे, और उन्होंने की मोमेंट्स में मैच के कर दिखाया जो सबको लग रहा था कि इम्पॉसिबल था। चेल्सी टुक द लीड इन द फर्स्ट हाफ थ्रू काय हैवर्ट्स बाय अ बॉल थ्रू बाय मेसन माउंट। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन प्लेयर्स के मैच पे, और इन मैचेस का मतलब कि क्या ये अपना करियर इस मैच में बढ़ा पाएंगे अपने करियर को? काय हैवर्ट्स की तो आदित्य। मार्क ने कल बात की थी, काय हैवर्ट्स, और ये भी बात करी थी शायद शितांशु ने कि जिएक उतना ट्रैक बैक नहीं करते। कल हैवर्ट्स खेले, उन्होंने काफी ट्रैक बैक किया, 3 टैकल्स और 2 क्लियरेंसेस थे स्टैट्स के हिसाब से, और उनका पहला चैंपियंस लीग गोल था उनके 20th मैच में। तो इससे बढ़िया मोमेंट तो हो नहीं सकता गोल मारने के लिए। मेसन माउंट तो आई बिलीव इज डेस्टिन्ड टू बी अ क्लब लेजेंड, अकेडमी से आए हैं, ही ब्लीड्स चेल्सी। और काय हैवर्ट्स एज ए 18 ईयर ओल्ड लेवरकुसन को कैरी करते थे, एक बड़ी ट्रांसफर फी के लिए आए, काफी प्रेशर था। सीजन की स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आई थिंक अंडर टुखेल ही हैज रियली ग्रोन एज अ प्लेयर। और जब ये इनके अटैकिंग के जो चांसेस क्रिएट करती है चेल्सी, जब ये इनकी फिनिशिंग और इम्प्रूव होएगी, जैसे काफी चांसेस मिस किए इस सीजन, तो मेरे ख्याल से हैवर्ट्स का जो हमें पोटेंशियल है वो और देखने को मिलेगा। और काफी ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। आई थिंक कांटे के बाद और एस्पिलिक्वेटा के बाद ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर चेल्सी, एंड वी हैव he has a lot to show, and I believe he'll be really important for Chelsea going forward. चांसेस मिस करने की बात करी जाए, when you talk about finishers, like you talk about Benzema, you talk about Lewandowski, you talk about maybe even Mason Greenwood and Harry Kane, when they're through on the goal, you're almost sure, you don't even have to look, that the ball is going to end up in the back of the net. But कल हमने टीमो वर्नर को देखा, माय ओ माय, उन्होंने जितने चांसेस मिस करे, आई वाज ड्रेडिंग कि क्या होगा, क्या मैन सिटी कैपिटलाइज कर पाएगी।
और अच्छी बात हुई कि वो नहीं कर पाए। बट टीमो वर्नर के बारे में क्या ओपिनियंस है शितांशु आपके? नहीं, टीमो वर्नर कल कल के मैच में 3 मिसेस देखने को मिली उनसे। सबसे पहला वाला तो काफी सिली था, लेफ्ट से मारा और राइट से लग के ऊपर उठ गया मतलब। और बाकी द गेम वाज क्लियरली ओके फॉर हिम, क्योंकि उनका इंटरलिंक बहुत अच्छा था और इंटरलिंक की जरूरत क्या। आई थिंक देयर वर अ कपल ऑफ की मोमेंट्स जहाँ पे वो मतलब कि लीड ले सकते थे और ज्यादा चेल्सी। एक चांस था लाइक जब उन्होंने वॉली पे इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, बॉल रिसीव किया था, हाँ मतलब हाँ, चेस्ट पे किया था बट वो उन, बहुत दूर उस था, टाइम पे एंडरसन वो रोक लेता। अंदर प्ले कर सकते थे। उन्होंने हीरो बनने की कोशिश करी उस मोमेंट में और वो काफी मिजरेबली फेल करे थे। और एक मार्कस और मोमेंट था लेकिन जब लेकिन एट द सेम टाइम वर्नर का जो रन था, जो काफी ज्यादा परेशान कर चेल्सी रहा के था गोल रूबेन का, डियास वगैरह को। वर्नर का जो डायगोनल रन था उसको हाँ डियास ने फॉलो करा, जो हाँ स्पेस क्रिएट हुआ। काफी इम्पोर्टेंट था वो, मतलब उसमें काफी इम्पोर्टेंट जिनचेंको था। का एरर था, लेकिन उनके रन के बिना वो गोल पॉसिबल नहीं था। फिनिशिंग हम्म। आई थिंक 2 आउट ऑफ 10, और उनका जो रन्स ऑफ द बॉल मूवमेंट आई थिंक काफी सॉलिड था, 7 आउट ऑफ 10 के आसपास। I think Werner as a footballer, like he has the brain for it, but I don't think he has the technical skill for it. क्योंकि अब देखा जाए प्रीमियर लीग काफी टेक्निकल लीग है और चैंपियंस लीग भी बहुत ज्यादा ही बहुत इंट्रिकेट एंड माइनर डिटेल्स आपके मैचेस को डिफाइन करते हैं। और टीमो वर्नर काफी टाइम्स वो कुछ अपने करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं कुछ, आप कह सकते हो, तो वो मिजरेबली फेल करते हैं। और अब देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि काय हैवर्ट्स वो कल आए, बॉल मतलब कि यही नहीं कि वो पीछे जब थे वो बॉल मतलब आगे ब्लास्ट कर रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे थे, प्ले को इधर उधर पास कर रहे थे, सेंटर बैक्स को गेम में ला रहे थे। लेकिन टीमो वर्नर को देखा जाए तो मतलब कि उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा उस गेम पे। टीमो वर्नर का पर इधर इंग्लैंड में आने से भी पहले उनका जो सीजन था, एक सीजन पहले वही थे जब, एक ही सीजन था जब वो चले थे। उससे पहले भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे, मतलब कि गोल्स वगैरह के। एक सीजन चले और उसके बाद अगले सीजन चेल्सी में ट्रांसफर हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भी दर्शाता है कि वन सीजन वंडर भी कहा जा सकता है क्या उनको। और लीडिंग अप टू द पॉइंट की जो मैं कह रहा था कि प्रीमियर लीग काफी टेक्निकल लीग है, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता कि जो बुंडेस लीगा है उसमें इतनी हाई लाइंस खेलते हैं टीम्स कि काउंटर अटैक। वर्नर जैसे फास्ट प्लेयर्स जो ब्रेक अवे पे भागते हैं, काउंटर अटैकिंग साइड्स जो होती हैं वो काफी इफेक्टिव होती हैं। लेकिन अब देखा जाए तो प्रीमियर लीग में आपको फिजिकलिटी। थोड़ा अपना टेक्निकल साइड भी और फिजिकल फिजिकलिटी। एस्पेक्ट भी गेम का, फिजिकल एस्पेक्ट और टेक्निकल साइड आपके गेम का काफी बेटर होना चाहिए। अब इफ यू रिमेम्बर अगुएरो 10 years ago, अगुएरो he was an explosive striker, but उनका टेक्निकल एबिलिटी भी काफी अच्छा था। he could blast goals from all over the, I think, just beyond the D, but he used to blast a lot of goals from outside the box. और ये देखा जाए तो what's his name, Zlatan Ibrahimovic, even when he came to the league, he was pretty old, I believe, but still it showed his class. Even though he was not a good runner, but he could still hold up the play and he would shoot. But I think with Timo Werner, you get something different. You get the through balls and you get the runs and the penalties. So I think he's a player that Chelsea might not look forward to playing as their main number 9 next season. They might look towards a Romelu, maybe someone like that bringing stuff. तो आप अब आई थिंक चेल्सी की काफी बात हो एक्सपेक्टेशंस गई। का प्रेशर भी है, एक्सपेक्टेशंस का काफी प्रेशर है, क्योंकि लाइप्जिग में जब वो खेलते थे तो उनके पास गोल स्कोरिंग का बर्डन नहीं था, वो 2 स्ट्राइकर हाँ फॉर्मेशन में खेलते थे। हाँ 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 तो हाँ 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 वर्नर, पोल्सन और उनके पीछे जो फोर्सबर्ग खेलते थे, गोल स्कोरिंग का लोड तीनों में डिवाइडेड था। हाँ और हाँ हाँ हाई लाइंस और कम प्रेशर की सिचुएशन में उन्होंने शाइन करा। एक ही सीजन में हाँ शाइन करा, लेकिन उस सीजन शाइन करा। तो एक 50 हाँ मिलियन की फी, और चेल्सी का फैन बेस काफी बड़ा है, वर्ल्ड में काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब एज अ नंबर 9 खेलते हैं वो फ्रंट 3 में, तो इस सीजन उतना अच्छा नहीं दिखा हुआ है गोल स्कोरिंग फॉर्म। टीमो वर्नर इज 32 मिलियन ओनली। डॉलर्स हम्म। प्लस एड काफी। करके 50 मिलियन हाँ डॉलर्स हाँ। अच्छा। अब शितांशु, अब देखा जाए तो इस फाइनल के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी टीम सफिशिएंट है
या फिर ये आपके मैनेजर की गलती थी, या फिर ये क्या बोलते हैं, या फिर ये आपको किसी प्लेयर की एडिशन करनी चाहिए स्क्वाड में? लाइक अब देखा जाए हैरी केन से आप लिंक्ड हैं, ग्रीलिश से लिंक्ड हो आप, ग्रीलिश का 100 मिलियन ट्रांसफर से लिंक्ड हो, और फिर कह रहे हैं कि हैरी केन के बाद हैरी केन पे प्रोसीड करोगे आप उसके बाद। तो आपके क्या थॉट्स हैं इन पे, और आपको क्या लगता है कि आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है अभी, या फिर आपका स्क्वाड काफी और मैनेजर के अप्रोच को बदलना चाहिए? देखिए, जब भी कोई भी क्लब जो अभी अपने पर्पल पैच में हो, अभी स्क्वाड यंग हो और अभी ट्रॉफीज जीत रहा हो, तो वो हमेशा स्पेंड करते हैं ताकि टाइटल्स को रिटेन कर सकें। यही हमने देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ खेल रहे थे और टाइटल पे टाइटल जीते जा रहे थे, तो उनकी भी लगातार साइनिंग चलती रहती थी। तो मुझे लगता है कि इस सिटी स्क्वाड को ज्यादा साइनिंग्स की तो जरूरत नहीं है। वैसे भी ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। आज जो सिटी के प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है वो आज कल का मैच नहीं जीत सकते थे। इट वाज जस्ट दैट कि दे वर नॉट दैट फिटेड फॉर दैट फॉर्मेशन। अब अगर हम डेब्रोइना की जगह जेजूस खिलाते और डेब्रोइना को मिडफील्ड में खिलाते और स्टर्लिंग की जगह फर्नांडिनियो खिलाते, तो हो सकता है डेब्रोइना वो वुड नॉट हैव बीन अ स्टिंकर। क्यों? क्योंकि डेब्रोइना का मेन एरिया उनका मिडफील्ड है, ही इज नॉट अ स्ट्राइकर। और जेजूस की प्रेसिंग काफी अच्छी है और जेजूस जो रन्स बनाते हैं वो भी काफी अच्छे हैं, तो फिर वो डेब्रोइना को फायदा होता है, डेब्रोइना को स्पेस मिलता है और वो पासिंग अच्छी कर सकते हैं, जो कि उसकी की थी। गेटिंग टू द पॉइंट की ज्यादा जरूरत तो नहीं है उनको साइनिंग्स की सिटी को, बट अगर 100 मिलियन में जिएक मिल रहा है, जिएक कह रहा हूँ, 100 मिलियन में ग्रीलिश मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही महंगा है, क्योंकि ग्रीलिश ज्यादा मतलब मुझे क्या होगा, आश्चर्य हो रहा है क्या आपको? 100 मिलियन क्या ग्रीलिश महंगा नहीं है? क्या 100 ग्रीलिश इज अ मिलियन, टॉप क्वालिटी प्लेयर, काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन वो, मतलब क्वालिटी ग्रेलिश इज अ काइंड क्वालिटी। ऑफ प्लेयर जिनके अराउंड आप टीम्स बिल्ड करते हो। आई थिंक मैन हाँ। सिटी के पास फोर्डन है पहले से, so I और don't ग्रीलिश think अभी they आई need इंजर्ड थिंक भी है। आई Grealish थिंक as much as they need Kane. फोर्डन हैज बीन मच बेटर एट द लेफ्ट विंग। वो पीछे खेल के अपने गेम को इतना ज्यादा दिखा ग्रीलिश भी नहीं लेफ्ट पाते हैं। विंग पे ही मेरे को खेलता है। लगता है कि लेफ्ट विंग पे काफी एक्सप्लोसिव रहे हैं। लेफ्ट विंग और राइट विंग वो जो स्विच करते रहते हैं फ्लैंक्स को, ग्वार्डियोला, आई थिंक वो दोनों विंग्स पे काफी इफेक्टिव रहे हैं। लिवरपूल का मैच देखा जाए, काफी उन्होंने अच्छा गोल मारा था उस दिन। और देखा जाए तो ब्राइटन के खिलाफ भी काफी अच्छा खेले थे वो। हालांकि एक रेड कार्ड मिला था उस दिन, फिर भी उनका इतना बढ़िया रन था, पीछे से जाकर बिना ज्यादा सपोर्ट के उन्होंने अच्छा गोल मारा। तो आई थिंक वो फॉरवर्ड लाइन में अच्छा खेलेंगे। और आई थिंक ग्रीलिश या तो वो विंग के रोल पे, या फिर वो सेंट्रल मिडफील्ड में लाइक गेम को डिक्टेट कर सकते हैं। और लाइक अब देखा जाए तो आजकल डेब्रोइना जो है काफी इंजर्ड रहते हैं रिसेंट सीजन में। आपने नोटिस किया होगा कि वो हैरी केन की तरह, मतलब आजकल रिसेंट सीजन्स में कभी कभी इंजर हो जाते हैं। नहीं, इस सीजन हुए थे। इस सीजन भी हुए थे, लेकिन वो आई स्टिल हैमस्ट्रिंग की बिलीव वजह कि से पिछले केन 4 वुड बी हफ्ते सीजन अ में आ बेटर गए थे। साइनिंग। पिछले सीजन भी हुए थे। देखिए, अगर पिछले सीजन नहीं हुए थे, पिछले सीजन डेब्रोइना वाज नॉट इंजर्ड, 20 असिस्ट इन प्रीमियर लीग और 13 गोल्स इन प्रीमियर लीग। तो वो पिछले के पिछले था। हाँ, नहीं, हाँ हाँ, पिछले के तो पिछले, हाँ तो वो मतलब कि जब वही सिटी ट्रेबल मिक्सअप हो गया जीता थोड़ा। था। तो मतलब कि वो लाइक क्वालिटी आपके स्क्वाड के पास काफी है, बट वो एक सेंट्रल मिडफील्ड में डेब्रोइना की जगह खिलाने के लिए आपके पास कोई है नहीं। बट आई डोंट थिंक ग्रीलिश विल अग्री टू बी सेकंड फील्ड, देखिए, अगर मुझे क्योंकि चांस अगर दिया जाता है कि आपके पास 100 मिलियन है, अब आप चाहे आप ग्रीलिश खरीदो या केन खरीदो, तो मैं 100% केन खरीदूंगा, क्योंकि अभी अभी एग्वेरो गए हैं। डिस्पाइट द इंजरी रिकॉर्ड। डिस्पाइट द इंजरी रिकॉर्ड, भाई उनके रेडीमेड प्लेयर है बंदा। हाँ, प्ले अग्री मेकर अग्री। देखो, 23 गोल्स 14 असिस्ट दिस सीजन, अकेले स्पर्स को भगा के लेके गए हैं। ट्रू, और दैट्स ट्रू। और देखा जाए कि हैरी केन का एक तो लिंकअप प्ले बहुत अच्छा है, और अब वो अपने प्राइम में आ गए। और प्राइम में वो चाहते हैं कि कोई ऐसा क्लब मिले जिसमें वो ट्रॉफी जीत सके। तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर सिटी से अच्छी उनकी कोई और जगह हो सकती है। और कल के मैच में आई बिलीव क्वालिटी का उतना रोल नहीं था, क्योंकि हमने देखा है कि सिटी प्लेड टू चेल्सी स्ट्रेंथ्स। जैसे मेरे को 2011 फाइनल के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बोला था बार्सिलोना से हारने के बाद
कि दे शुड हैव प्लेड अ डिफरेंट वे। उन्होंने भी अटैक किया और सर एलेक्स फर्गसन ने क्रिटिसाइज किया फिर अपनी टैक्टिक्स को, वेन रूनी ने भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि उन्हें थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना चाहिए था। कल ग्वार्डियोला भी काफी ज्यादा अटैकिंग माइंडसेट से गए एक फाइनल में जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, और काउंटर अटैक्स पे उनकी वीकनेसेस एक्सपोज हुई। हमने देखा पिच का मिडल एरिया पूरा एम्प्टी था माउंट के थ्रू बॉल पे जिसपे हैवर्ट्स ने गोल मारा। तो यही छोटी छोटी चीजें थी। आई थिंक अगर कल अपना अप्रोच थोड़ा सा डिफेंसिव रखते और तो फिर शायद थोड़ा गेम को ग्राइंड करते और लेटर स्टेजेस में शायद जीतने की कोशिश करते तो शायद उनका बेटर चांस होता जीतने का। आप दोनों का अंगोलो कांटे पे क्या राय है? कल क्या मास्टर क्लास था अंगोलो कांटे का। हर जगह थे। मतलब कि बॉल कैरिंग की बात करी जाए, उनका टेक्निकल एबिलिटी काफी डाउट करते थे लोग उस पे कि ये बस बॉल इधर उधर इंटरसेप्ट करते हैं, पर कि ये रख नहीं पाते बॉल। कल उन्होंने बॉल कैरिंग अपनी दिखाई एबिलिटी, बॉल को इतना ज्यादा इंटरसेप्ट किया। और आपने वो की इंटरसेप्शन देखा होगा डे ब्रुयने जब भाग रहे थे गोलवर्ड्स, क्या उन्होंने बढ़िया टैकल डाला था डे ब्रुयने के पैरों से छीनने के लिए। तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे उस पे शितांशु? नहीं, एंगोलो कांटे हमने बात भी की थी पहले पिछले पॉडकास्ट में। ध्रुव ने कहा था कि हर जगह ही होते हैं कांटे। हाँ, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं वो क्या खा के गेम खेले हैं। मैं चाहता हूँ उनका ड्रग टेस्ट हो और ड्रग टेस्ट में उनका जो है पॉजिटिव आए और उसके बाद चेल्सी हार जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा होगा नहीं। भाई कहना क्या चाहते हो, क्योंकि कांटे का कितना ही तारीफ किया जाए कम है। क्योंकि भाई जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां से उन्होंने जो अपना ड्रीम देखा, ड्रीम बड़ा सोचा, और आज वो इतने बड़े स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो काफी 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 प्रेरणा देता है, प्रेरणा का एक स्रोत है और यंग टैलेंटेड फुटबॉलर्स के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी उनका टेक्निकल एबिलिटी काफी खास था। पता नहीं कितना कितना भाग रहे थे। डे ब्रुयना का तो जो टैकल था वो तो भाई पूरा गिरा ही दिया। मैन सिटी को खाली मैं कहूंगा दो ही प्लेयर्स ने हराया है, एक आपका काई हैवर्ट्स और एक आपका एंगोलो कांटे। ये दोनों नहीं खेलते तो सिटी जीत सकता था। आई थिंक मैन और सिटी के रोल लॉस में इवॉल्व भी हुआ है आई थिंक। पेप ग्वार्डियोला ने भी काफी हेल्प किया मैन सिटी के लॉस में। आई थिंक कांटे का रोल इवॉल्व भी हुआ है काफी। कल हाँ, के हम माइंडसेट हाँ, के बारे में तो कह ही सकते हैं ग्वार्डियोला के, लेकिन ओवर द सीजंस अगर हम देखें, जैसे लेस्टर में एक डबल पिवट में खेलते थे ड्रिंक वाटर के साथ, उनका बॉल कैरिंग का बिल्कुल रोल नहीं था, वो काम ड्रिंक वाटर का था। और चेल्सी में जब आए तो अलग अलग मैनेजर्स ने कोशिश की उन्हें एज अ बॉल प्लेइंग मिडफील्डर बनाने की, जैसे सारी के अंडर थे, लैम्पार्ड ने भी कभी कभी कोशिश की लेकिन इंजर्ड रहते थे। और लेकिन आई बिलीव अब इस रोल में वो काफी ग्रो करें अंडर टुखल, उन्होंने ऑलमोस्ट मास्टर ही कर लिया है। और कल हमने देखा ही था क्या परफॉर्मेंस डाली, जैसे अभी मार्क ने बोला, और काफी इंस्पिरेशनल है उनकी स्टोरी। जैसे लीग 2 में खेलते थे पहले फ्रांस की, अब चैंपियंस लीग विनर हैं और काफी हम्बल हैं ऑफ द पिच। चैंपियंस लीग विनर, और वर्ल्ड कप विनर, हाँ, पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर। यूरोपा लीग विनर, यूरोज विनर, प्रीमियर लीग विनर। पोटेंशियल अगर यूरोज शायद विनर। यूरोस जीते हैं तो बैलन डोर की कंटेंशन में भी आ सकते जी, हैं। अब उनके पास बिल्कुल चांस बिल्कुल। है कि वो चेल्सी के साथ वो भी जीते, क्या बोलते हैं, सुपर कप। तो अगर वो ये जीत जाएंगे तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी ट्रॉफीज जीती हैं एज अ क्लब प्लेयर जो पॉसिबल है, एक्सेप्ट द कैराबाओ कप जो सिटी लाइक खरीद के रखती है। एनर्जी ड्रिंक्स हर साल किसी को देती नहीं है। तो अब ड्रीम्स की बात कर रहे थे आप दोनों, तो आप अब आदित्य एज अ रियल मैड्रिड फैन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने नेक्स्ट सीजन के ड्रीम्स के बारे में क्या सोच रहे हैं कि रियल मैड्रिड क्या है, जिडान जा चुके हैं, बहुत ग्रिम सा लग रहा है क्लब, वरान छोड़ने वाले हैं ऐसा लग रहा है, मैन यूनाइटेड के साथ लिंक्ड है वो, और और काफी क्राइसिस में लग रहा है आपका क्लब। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चल रहा है आपके क्लब का अभी? क्लब तो क्राइसिस में है ही। आई बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजर का, कौन सा मैनेजर अपॉइंट होगा। एंटोनियो कॉन्टे ने इंटर का पोस्ट छोड़ा है, वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा लिंक्ड है रियल मैड्रिड के पोस्ट लेने से। कहीं कहीं पोचेटिनो के भी लिंक्स थे रियल मैड्रिड का जॉब एक्सेप्ट करने के, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होगा। तो अज्यूमिंग कि अगर एंटोनियो कॉन्टे अगर रियल मैड्रिड का जॉब लेंगे, तो एक नई साइनिंग की है डाविड अलाबा, जो कि शायद लेफ्ट सेंटर बैक के रोल में खेलेंगे, और मेंडी विंग बैक, रामोस या वरान में से कोई एक या शायद दोनों ही अगले इस सीजन क्लब लीव करें, तो एक और सेंटर बैक की शायद जरूरत होगी।
और कुछ साइनिंग्स चाहिए मिडफील्ड में, जैसे इस सीजन ओडेगार्ड को बुलाया था स्टार्टिंग में और वैल्वर्डे का ग्रोथ हुआ तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ज्यादा कि लूका मॉड्रिच खेलेंगे, लेकिन इन दी एंड इंजरीज की वजह से काफी ज्यादा खेला उन्होंने एज ए बॉक्स टू बॉक्स 35 ईयर ओल्ड। तो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली एज अ फैन मैं तो यही चाहूंगा कि हर ट्रॉफी जीतें, लेकिन रियलिस्टिकली अगर मैं बोलूं तो अगले 2-3 सीजन्स एक रीबिल्ड होगा जिसमें वो शायद एक एक या 2 ट्रॉफीज जीते, उससे ज्यादा नहीं। और चैंपियंस लीग आई डोंट थिंक पॉसिबल है अगले साल। यंग प्लेयर्स पे फोकस करना होगा, योविच को इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं स्क्वाड में, टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो एक्सपेक्टेशंस कम है अगले 2-3 सीजन्स के लिए, लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर। रीबिल्ड की बात करी जाए, मेरी क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बारी golden opportunity to win a trophy. They bottled it, and as usual, the fraud, Mr. Ole Gunnar Solskjaer, has bottled it again. क्या ही बोलूं मैं, 4 semi-finals, 1 final. कमेंट करने की बात करूं तो कभी कभी वर्ड्स भी नहीं आते हैं मुंह में। कोई इतना इनकेपेबल कोई कैसे हो सकता है? अब देखा जाए तो उनके पास इतना इतना मतलब कि दे डोंट हैव अ वास्ट स्क्वाड लाइक मैन सिटी एंड चेल्सी, बट आई थिंक कि उनका स्क्वाड काफी अच्छा था विलरियल को हराने के लिए। और क्या बोलते हैं, लाइक द मैनेजर्स टैक्टिक्स वेरी डाउटफुल। पूरे सीजन उन्होंने आधे सीजन उन्होंने पोग्बा को लेफ्ट विंग पे खिलाया, फिर राइट विंग पे खिलाया। रैशफोर्ड यूजुअली बेंच पे रहे हैं, लेकिन अभी रैशफोर्ड को खिलाया फाइनल में लेफ्ट विंग पे, और पोग्बा हमारे सेंटर मिडफील्ड में खेले थे। ही वाज प्लेइंग 60 yards probably off the goal. He should be much closer than that. Probably a long range banger from him was expected if he was playing at the left wing, but नहीं खिलाया उनको। रैशफोर्ड काफी टाइम से अच्छा नहीं खेले, उनको इंजरीज हुई हैं काफी, और ये मैनेजर की गलती है कि उन्होंने रैशफोर्ड को संभाला नहीं और बाकी प्लेयर्स को चांस नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि ये इनएक्सपीरियंस की बात है, या फिर ये स्क्वाड इतना अच्छा नहीं है, या फिर प्लेयर्स इतने इनकेपेबल है कि सोल्जर उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? शितांशु। देखिए, यूनाइटेड काफी अभी बेहतर स्क्वाड है पिछले 2 सीजन्स से अगर हम कंपेयर करें। जब उनके पास अच्छे डिफेंडर नहीं था, जब होजे मोरिन्यो थे, तब वो बेचारे रोते रह गए कि हमको हैरी मैग्वायर दिला दो, हैरी मैग्वायर दिला दो। बट मुझे लगता है 1-2 पोजीशंस पे काम करने की जरूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बस बाकी उनका काफी अच्छा स्क्वाड है। और अभी ये जो ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे हैं उनमें एक ही 2 पॉइंट है कि अब जैसे एक फाइनल वो जीतेंगे वैसे ही वो जीतते चले जाएंगे। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो फाइनल जीतते हैं, क्योंकि फाइनल तक पहुंचने का रास्ता उन्हें पता चल गया है। बस उन्हें फाइनल को क्रैक करना है और बाकी फिर ट्रॉफीज आती जाएंगी। मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास गोलकीपर सॉर्टेड है। डिफेंस में खाली उनको एक सेंटर बैक चाहिए जो कि मैग्वायर के साथ खेल सके, मोबिलिटी ला सके। और आकी मिडफील्ड में अब आपके पास फ्रेड है, मैकटोमिने है, पोग्बा है, ब्रूनो फर्नांडिस। तो और डॉनी वैन डर बीक को खिलाने का कुछ उनको टैक्टिक करना चाहिए कि जैसे उनको डॉनी वैन डर बीक को भी अडेप्ट करना पड़ेगा खुद को। उनको नहीं है कि उनका जो पोजीशन है उन्हीं पे वो खेलेंगे। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन डॉनी वैन डर बीक, क्योंकि जो वुल्व्स के खिलाफ गेम था, क्या उन्होंने कंट्रोल, उनका ग्रास्प गेम पे इतना अच्छा था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क। ओली गनर सोल्जर उनको हमेशा कैंप पे खिलाते रहे हैं। उनको जैसे ही चांस मिला सेंटर मिडफील्ड पे वाली स्पॉट, उन्होंने अपना चांस मतलब ग्रास्प किया और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। ही वाज एबल टू गेट पास प्लेयर्स, एंड वो डिफेंसिवली भी काफी सॉलिड थे। ये नहीं कि प्लेयर्स वर गेटिंग पास्ट हिम ऑल द टाइम। तो आदित्य, आप क्या कहना चाहेंगे कि फ्रेड और मैकटोमिने और ये वैन डर बीक वाले सिचुएशन पे, क्या आपको लगता है वैन डर बीक कर सकते हैं उनका रोल? आई बिलीव अगर ओली अपने टैक्टिक्स के साथ रिजिड हैं, जैसे वो 4-2-3-1 सिस्टम खिलाते हैं। आईएक्स में अगर हमने देखा तो वैन डर बीक, डे जॉन्ग एक मिडफील्ड 2 में खेलते थे, जिनके आगे लास्ट शोना एक नंबर 10 में खेलते थे। तो जिस रोल में वैन डर बीक वुल्व्स के खिलाफ खेले, उस रोल में फेमिलियर हैं, आईएक्स में खेल चुके हैं। तो आई बिलीव ये सारा का सारा सिचुएशन मैनेजर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर
वो अपने डिफेंस को इतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो डबल पिवट खिलाते हैं फ्रेड और मैकटोमिने के एग्जांपल में, और वो ये ट्रस्ट नहीं करते कि वैन डर बेक फ्रेड की जगह लेंगे या मैकटोमिने की जगह लेंगे और डिफेंसिवली भी उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। आई बिलीव वो कर सकते हैं, लेकिन टैक्टिक्स को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। और यही हमने बात करी साइनिंग्स की। आई बिलीव अगर एक डिफेंसिव मिडफील्डर आएगा प्रॉपर, तो शायद वो डबल पिवट से हटेंगे और शायद एक मिडफील्ड 3 की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक डिफेंसिव मिडफील्डर के आने से उनका बैक 4 प्रोटेक्टेड रहेगा और वो शायद ट्रस्ट कर पाए वैन डर बेक को एक सेंटर मिडफील्ड रोल में। लेकिन वही है कि ब्रूनो फर्नांडिस को फिर अपना रोल चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो मसला है ये मैनेजर के माइंडसेट पे है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट वैन डर बेक फ्रेड मैकटोमिने से सुपीरियर हैं, लेकिन जब तक मैनेजर रिजिड है अपनी टैक्टिक्स पे, अगर वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। दो चीजें हो सकती है ना, या तो वैन डर बीक अपना अडेप्ट करें या फिर ओले अडेप्ट करें। अब ओले तो मुझे नहीं लगता कि अडेप्ट करेंगे क्योंकि वो रिजिड ही हैं, तो मुझे लगता है वैन डर बीक को ही करना पड़ेगा अडेप्टेशन अपना, क्योंकि I think Oli was trying to do like a Klopp maybe, कि फबीनियो अपने पहले सीजन में इतना सेटल नहीं रहे थे, बट आफ्टर सीजन प्रॉब्ली काफी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है उस मिडफील्ड में, उस मिडफील्ड स्पॉट में जहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते हैं बैक फोर को। और आई थिंक वैन डर बीक के साथ वो वही करना चाहते थे, बट अब आई डोंट ट्रस्ट दिस मैनेजर, आई वांट हिम आउट एज सून एज पॉसिबल। वी हैव टॉप क्वालिटी मैनेजर्स लाइक Zidane available right now. I would love for him to come. Pogba है यहाँ पे, वरान भी आ सकता है यहाँ पे, और रामोस को भी बुला लो ना। एंड Zidane का देखा जाए तो लाइक वो अपने स्क्वाड को मोटिवेट करने में भी कम नहीं है। तो आज का हमारा डिस्कशन काफी लंबा रहा, बट इसको अब क्लोजिंग स्टेजेस में लाने का वक्त आ गया है। अब आप दोनों से मेरे को ये पूछना है कि हमारे चैंपियंस लीग फाइनल और यूरोपा लीग फाइनल के मैन ऑफ द मैचेस कौन थे आपके लिए? आदित्य। आई बिलीव चैंपियंस लीग फाइनल का पॉपुलर ओपिनियन एंगोलो कांटे का है मैन ऑफ द मैच का, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि सेजार एस्पिलिक्वेटा मेरे मैन ऑफ द मैच हैं, क्योंकि थियागो सिल्वा की इंजरी के बाद उन पे लीडरशिप की रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ गई। उन्होंने डिफेंसिवली काफी कंट्रीब्यूट किया और इसलिए वो मेरे चैंपियंस लीग फाइनल के मैन ऑफ द मैच। और यूरोपा लीग फाइनल में मेरे ख्याल से विलारियल की टीम एज अ यूनिट बहुत अच्छा खेली, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए वैसे तो कम है, लेकिन आई बिलीव एटियन कपू, आई थिंक वो मेरे मैन ऑफ द मैच रहेंगे यूरोपा लीग फाइनल के। ऑन द बॉल काफी अच्छे थे वो, काफी स्मूथ थे ऑन द बॉल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी परेओ भी काफी अच्छा खेले थे। हाँ परेओ भी, उनका असिस्ट था। हाँ शितांशु, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से चेल्सी में तो कांटे को ही मैं कहूंगा, क्योंकि कांटे हर जगह मौजूद थे जैसे कि आपने बताया। और यूरोपा लीग वाले में मेरे हिसाब से उनके जो डिफेंडर्स थे उनमें से एक स्टैंड आउट हुए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कौन से सेंटर बैक, विक्टर रुइज के पाउ टोरेस वाज रियली गुड। उनके जो हेडर्स जीते उन्होंने और जो क्लियरेंस किए हैं वो काफी ज्यादा मेरे को महत्वपूर्ण लगे विलेरियल की जीत। उनका पेनल्टी भी देखा था तो काफी अच्छा था, काफी क्लिनिकल पेनल्टी, सीधा टॉप कॉर्नर। हाँ, तो अब लगता है कि ये समाप्त करने का टाइम आ चुका है, और उन दोनों के साथ काफी अच्छा हमारा आज डिस्कशन रहा, शितांशु और आदित्य के साथ। और एनी फाइनल वर्ड्स? मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मार्क, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस सभा का प्रचालन किया है, और मैं चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में आपको इस रूप से हमेशा देखते रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। आदित्य भी हमारे मेन स्पोक्स पर्सन है यहाँ के, शितांशु सर हमारे यहाँ के डॉन है, लीडर है, और मैं बस यहाँ पे छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को इधर उधर रोल मिल जाता है तो मैं आ जाता हूँ। मार्क का तो जो है टाइम ही मनी है, मनी ही टाइम है, जो टाइम यहाँ पे वेस्ट करते हैं उसके तो कितनी चिप्स खा गए होते हैं अभी तक, मोमोज। Thank you everyone for tuning in today to listen to our podcast. A humble thanks to everyone.
from the three of us, we really thank your likes and your support for us. We hope that you keep on listening to us. Thank you. Bye bye.